नमस्कार दोस्तों। आज से मैं मेरा YouTube चैनल कैच द मैच स्टार्ट कर रहा हूँ। आज चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया कराची के अंदर, और इसमें जो गलतियां पाकिस्तान ने की उसको पाकिस्तान के दिग्गज लोग ही बता रहे थे कि ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आज उभर कर सामने आई हैं। अपन शुरुआत से बात करते हैं। आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो टॉस के बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग आई। न्यूजीलैंड के ओपनर ने स्टार्ट अच्छा किया। शुरू के 4 ओवर में 24 रन करीब थे, लेकिन शुरुआत में उनके 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। लेकिन उसके बाद विल यंग और लेथम ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और बिल्कुल 1-2 चौका बिल्कुल रोटेट करते गए स्ट्राइक को, और ऑलमोस्ट 100 के एवरेज से रन बना रहे थे। मतलब कि हर बॉल पे रन ले रहे थे। जितनी बॉल खेली उन्होंने उतने ही रन भी बनाते जा रहे थे, जिससे दबाव पाकिस्तान पे बढ़ता गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब 40 ओवर करीब हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने मैच में पकड़ बनाई है। रन भी उतने नहीं बने थे और 250 के आसपास का स्कोर दिख रहा था कि 250-260 बनेगा। लेकिन उसके बाद फास्टर बॉलिंग आई इनकी, तेज बॉल जिन्होंने फेंकी, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो या शहनशाह अफरीदी हो, जिसको बोलते हैं शाहीन अफरीदी है एक्चुअली। तो इन्होंने जो बॉलिंग की ऑलमोस्ट 6 से 7 के एवरेज से रन दिए हर महीने पर ओवर के हिसाब से। 10 ओवर में 68 रन, 10 ओवर में 63 रन, 10 ओवर में 83 रन, हारिस रऊफ 83 रन 10 ओवर में। और इनको ग्लेन फिलिप्स ने आखिरी के 10 ओवर के अंदर जो रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 150 के ऊपर की एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं। और वही इफेक्ट पूरे मैच में जब रिजल्ट आया है, उसका इफेक्ट रहा ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग का। टॉम लेथम ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 100 बनाई, विलियम्स ने 100 बनाई और स्कोर को बहुत ही अच्छी पोजीशन पे वो लेके गए। 320 रन के आसपास का टारगेट दिया उन्होंने। पूरे 50 ओवर खेले उन्होंने। अब ये जो 320 का जो टारगेट हुआ, इसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग एक्सपोज हो गई पूरी तरह से, कि उनको बॉलिंग में वेरिएशन करते नहीं आता, जो साफ दिख रहा था बॉलिंग करते समय उनकी। इसी प्रकार से इन्होंने स्पिनर नहीं खिलाए काफ़ी टाइम से। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं सभी बोल रहे थे कि इनको स्पिनर लेके आना चाहिए। इसी उन्होंने स्पेशलिस्ट एक ही अबरार अहमद को स्पिन अटैक के लिए रखा, लेकिन उससे वो स्पिन गेंद नहीं हो रही थी जो एक स्पिनर से एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इनके पास जो साजिद खान और नुआन अली जो 2 स्पिनर थे, उनमें से किसी एक को तो टीम में रखना था। बहरहाल इन्होंने ये टीम खिलाई। इसके बाद न्यूजीलैंड ने पूरी बैटिंग की, पूरे 50 ओवर खेले और बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया 320। और मोस्टली 95% केस में देखा है कि पाकिस्तान 300 के ऊपर रन कभी चेस कर ही नहीं पाता है। 300 के जैसे रन हुए, उनकी फील्डिंग भी एक्सपोज हो गई, उसमें उनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई, उनके चेहरे उतर गए थे सभी जितने भी उनके खिलाड़ी थे कि यार अब ये चेस किससे होंगे। अब पाकिस्तान की बैटिंग आई 50 ओवर के बाद। जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की तो फ़खर जमान ओपनिंग करने नहीं आए, और जब फ़खर जमान ओपनिंग करने नहीं आए तो शाउद शकील और बाबर आजम ने ओपनिंग करी, और उन्होंने शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 22 रन मारे और 2 विकेट गिर गए उनके। आप जब 320 रन को चेस करने जा रहे हो और शुरू के 10 ओवर जो पावर प्ले का रहता है उसमें आप 22 रन बना रहे हो,
तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप मैच जीत सकते हो? इसमें मैं रिजवान, साउथ शकील, बाबर आजम, मतलब उनमें वो स्ट्रोक एबिलिटी आज के मॉडर्न क्रिकेट की नहीं लगती है। रिजवान भी 14-15 गेंद खेल के 3-4 रन बना के आउट हो गए। बाबर आजम ने 90 से ऊपर गेंदें खेली और 60-61 रन बनाए। 70 की उनकी एवरेज वो रही हर गेंद के ऊपर। 100 गेंद पे 70 रन का हिसाब से टोटल 61 रन बनाए उन्होंने। उस तरह का कैलिबर का आदमी अगर ऐसी बैटिंग करेगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान जीत सकती है? पाकिस्तान जब भी जीतेगी तुक्के में जीतेगी। इस टीम की वो प्रिपरेशन नहीं है आज के मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से। आजकल का मॉडर्न क्रिकेट बहुत एडवांस हो गया है और इसकी झलक न्यूजीलैंड ने दिखाई। न्यूजीलैंड ने जब बैटिंग की तो आप देखिए कि वो बाकायदा रोटेट करते गए स्ट्राइक को, 1-2 जहाँ चौका मिला चौका मारा, छक्का मारा। विलियम और लेथम ने बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने और टीम को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि उसके आने वाले जो बैट्समैन थे उनके बाद के वो हिट लगाते बढ़िया। और उसमें पावर हिटर उनके पास है एबिलिटी में, जैसे ग्लेन फिलिप्स। उन्होंने कितने प्यारे छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं और ऑलमोस्ट 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। तो अब ऐसे पावर हिटर इनके इसमें पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आए जैसे उन्होंने बैटिंग की। खैर अपन आए, जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई तो पाकिस्तान ने शुरू के 10 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था कि अभी हार जाएंगे, क्योंकि 10 ओवर में अगर 22 रन आप बना रहे हो और 2 विकेट आपके गिर गए तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि 320 रन का आप टारगेट अचीव कर सकते हो? और आप जब इतना धीमे खेलोगे, बाबर आजम बहुत धीमे खेल रहे थे, अगर आप धीमे खेलोगे तो जो दूसरे बैट्समैन क्रिकेट खेलने आएंगे, अपनी पारी लेने आएंगे, तो उनको तो शुरू से प्रेशर रहेगा मारने का। जब ये आउट हो गए इसके बाद बैटिंग करने जब सलमान अली आगा आया, उसने इंटेंट दिखाया, उसने बहुत बढ़िया बैटिंग की, अच्छे शॉट्स मार रहा था वो, क्योंकि बाबर आजम से शॉट पड़ नहीं रहे थे। वो अपनी 50 में लगे थे क्योंकि उनसे 60% इनिंग में रन ही नहीं बन रहे हैं। लास्ट उनकी इनिंग्स देखोगे तो वो भी प्रेशर में है, बाबर आजम भी, कि मैं रन बनाऊं। और रन के चक्कर में वो बाल खाते गए और बहुत गेंदें उन्होंने डॉट्स खेल ली, जिससे सलमान पे दबाव आया, उन्होंने फिर मारना चालू किया और मारने में फिर वो अच्छी अर्ली बैटिंग कर रहे थे, आगे जाके वो आउट हो गए। अब उसके बाद खुर्शीद शाह भी आया, उसने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। आज के हिसाब से बैटिंग की उन्होंने, अच्छे रन बनाए। आखिरी के जो पुछल्ले बैट्समैन थे, जो निचले क्रम के बैट्समैन थे, उन्होंने भी ट्राई किया, लेकिन वो स्कोर इतना वीक हो गया था कि सिर्फ औपचारिकता लग रही थी कि सिर्फ बॉल डाल रहे हैं और बैटिंग करने आ रहे हैं। अदरवाइज तो वो टीम से स्कोर उनकी रेंज से बाहर हो गया था। जैसे बाबर आजम भी आउट हुआ, मारने के चक्कर में जब वो 90 गेंद पे आप 61 रन बना के मारने जाओगे तो आउट होना ही है आपको, आप तो कैसे कर सकते? और उनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट बॉलिंग की, न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग थी, क्या टर्न हो रही थी उनकी गेंद। आप देखिए अबरार अहमद से, जहाँ पाकिस्तान का जो अबरार अहमद स्पिनर है उससे जरा सी टर्न नहीं हो रही थी, वहीं ब्रेसवेल और सेटनर और ग्लेन फिलिप्स क्या टर्न करा रहे थे गेंद को, और इतनी टर्न हो रही थी गेंद की खेलते खेलते नहीं बन रही थी क्रिकेट में। बाबर आजम हो चाहे दूसरे और प्लेयर हो, उनसे खेलते ही नहीं बना। तो बहुत फर्क था दो ही टीम में। और अगर ऐसे ही अगर ये परफॉर्म करती रही पाकिस्तान, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अगले राउंड में भी पहुंच पाएगी। इनका जो अगला मैच है वो अब इंडिया से, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत सुधार की ज़रूरत है पाकिस्तान को। अगर उसको आज के मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट खेलना है तो बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर ऐसे ही अगर वो खेलते रहे तो वो धीरे धीरे बी कैटेगरी ऑफ क्रिकेट के अंतर्गत चले जाएंगे, जहाँ पे मॉडर्न डे क्रिकेट के कुछ नेशन अलग हो जाएंगे और ये टीम
अलग हो जाएगी। अगर ये ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो वो देर दूर नहीं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट के फैन है वो खुद भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लेंगे कि यार ये कैसी बैटिंग कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, क्या फील्डिंग कर रहे हैं। इनकी फील्डिंग भी इतनी ख़राब थी कि जो बाउंड्री पे शॉट्स गए कैच थे जो छक्कों में कन्वर्ट हो गए। आखिरी में ग्लेन फिलिप्स का एक छक्के को कैच था, वो आगे खड़े होकर पीछे निकल गया। हैरिस रोफ की गेंद पे भी ऐसा ही हुआ। तो ऐसे फील्डिंग में भी बहुत झोल था। वहीं न्यूजीलैंड की फील्डिंग देखिए आप, उनमें इम्प्रूवमेंट, उनके सरी की इम्प्रूवमेंट इनको भी लानी पड़ेगी। सबसे बड़ा जो मैटर है पाकिस्तान का फिटनेस लेवल है। उनका फिटनेस लेवल बहुत लो है, मतलब फिटनेस लेवल है ही नहीं, बहुत ना के बराबर। एक दो फील्डर ही है जो बहुत अच्छी कुछ फील्डिंग करते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड नहीं है आज के मॉडर्न डे के हिसाब से। आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट जो होता है वो बहुत फास्ट हो गया है। आपको ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से वनडे में खेलना ही है। अगर आप ये 70-80 जो पुराने ज़माने का जो 90 और 2000 के दौर का जो आप सोचते हो कि मैं आज भी वो 80 और 90 की स्ट्राइक रेट से खेलता जाऊँ और 270 और 260 रन के हिसाब से 50 ओवर में रन बना लेंगे तो वो जीत जाएंगे, तो अब वो दौर नहीं है। ना तो उस तरीके बॉलर है, ना ही उस तरीके बैट्समैन है पाकिस्तान के पास। उस समय के बॉलर थे उनके पास वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये जो थे लीजेंड थे अपने आप में। जब उन्होंने ये उस दौर में ये 13 रन को भी डिफेंड कर लेते थे। लेकिन आज के समय में ऐसे कोई भी खिलाड़ी इनके पास नहीं है। और मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि न्यूजीलैंड इनको आसानी से हराएगी और उन्होंने वैसा ही किया है, क्योंकि बहुत फ़र्क है टीम में, प्रिपरेशन में बहुत फ़र्क है, उनकी एफर्ट में फ़र्क है। न्यूजीलैंड लगता है पूरी प्रोफेशनल टीम है। जब क्रिकेट खेलने आती है बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं सभी। जो क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से खेलते हैं। वहीं पाकिस्तान में आप देखिए, एक तो यूनिटी, जब तक आप टीम एफर्ट लगा के नहीं खेलोगे तो दिक्कत की बात है। ओपनिंग की इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज बोल के थक गए कि ओपनिंग पेयर इनको रखना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने एक ही ओपनर रखा, फ़खर जमान, उससे भी ओपनिंग नहीं करवाई। सबसे बड़ा ताज्जुब ये देखिए कि जब इनकी बैटिंग आई पाकिस्तान की, तो वो बैटिंग करने ही बाद में आया। तो इससे पता ये पड़ता है कि कोई प्लानिंग नहीं है पाकिस्तान की, कोई एजुकेशन करने में आते हैं तो जब उस टाइम पे जो हो जाए वो कर लेते हैं। अदरवाइज शुरू से उनकी भी प्लानिंग नहीं होती कि अगर ये बैट्समैन आया है या ये बॉलर आया है तो हमको कैसे ट्रीट करना है, कैसे खेलना है, कैसे आगे लेके जाना है। आजकल का मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत चेंज हो गया है। आज के हिसाब से आपको क्रिकेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। हर बॉलर की वीकनेस, हर बैट्समैन की वीकनेस और स्ट्रेंथ सब पता होना चाहिए। आजकल एनालिसिस देखते हैं, सबके पास अपने अपने क्रिकेट के एक्सपर्ट है जो कंप्यूटर के डाटा साइंस आपको दे देते हैं कि इसकी वीकनेस है, ये इसका स्ट्रांग पॉइंट है, यहाँ पे ये होना चाहिए। हर एक का अपना अपना है। मुझे लगता है पाकिस्तान में इसका अभाव है। पाकिस्तान वाले इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। जब तक आप इन पे रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप उस मेथड्स को एडाप्ट नहीं करोगे कैसे आगे बढ़ना है, तो आप भूल जाइए कि इस टाइप का आप काम कर पाएंगे। इसी प्रकार से मैं वापस से कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान को आगे के राउंड के लिए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो अपने क्रिकेट को 100% से ज़्यादा एडवांस ले जाना पड़ेगा खेलने में, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो। अगर वो नहीं कर पाएगी तो इंडिया भी इसको ऐसे ही हराएगी 23 तारीख को जो मैच है। अरे इवन ये बांग्लादेश के पास स्पिनर इनसे अच्छे। आजकल तो उनके पास फास्ट बॉलिंग भी अच्छी आ गई है बांग्लादेश के पास। और आईसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट में बांग्लादेश को भी आप कमज़ोर नहीं समझ सकते। तो मेरा ये सजेशन है पाकिस्तान टीम के लिए कि जब भी आप मैच में उतरे तो उसके पहले एक पूरी तैयारी करें, आप प्रोफेशनल रूप से मैनेज करें इसको कि कौन सा खिलाड़ी क्या स्ट्रांग पॉइंट है उसका, क्या वीकनेस पॉइंट है। हमारी बॉलिंग है तो हमारी कहाँ वीकनेस है, कहाँ पे हम स्ट्रेंथ रखते हैं, कहाँ कौन सी फील्डिंग कैसे लगेंगी ताकि वो बाउंड्रियाँ रोक सके। क्योंकि फील्डिंग से 20-25 रन भी अगर आप रोक लेते हो तो बहुत इफेक्ट डालते हैं क्रिकेट के अंदर। तो ये इस बात पे इनको ध्यान देना पड़ेगा।
वैसे आज के इसमें न्यूजीलैंड ने आउट क्लास किया है एक तरफा। इसमें कहीं शक नहीं है कि पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं था पूरे मैच में, चाहे वो आप बैटिंग की बात कर लो, चाहे बॉलिंग की बात कर लो, चाहे फील्डिंग की बात कर लो, सभी में न्यूजीलैंड ने आउट क्लास किया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्यूजीलैंड, और मुझे जो लगता है इस ग्रुप से, जो कि न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का ग्रुप है, इस ग्रुप से मुझे न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आज की जो एनालिसिस है मेरा वो ये है कि पाकिस्तान को अगर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना है, अपने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि वो आने वाले मैचेस में जो 23 तारीख को इंडिया से है उसमें वो कुछ कंपटीशन दे पाए। और जो वीकनेस है, इनके खुद के दिग्गज पाकिस्तान के बोल चुके हैं कि क्या क्या वीकनेस है। मेनली ओपनिंग की दिक्कत है, फिर उनके पास स्पिन बॉलिंग नहीं है, और फास्टर इनके उस ग्रेड के नहीं है जो सो कॉल्ड ये बोलते हैं कि हमारे तो नंबर 1 बॉलर है। कोई सो कॉल्ड फास्ट बॉलर कोई दम नहीं, सब 6 से ऊपर की एवरेज से रन दिया हर पर ओवर के हिसाब से। इसलिए अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, कृपया आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।